जय हिंद दोस्तों, TWS में आप सभी का स्वागत है। आज हम जियोग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। बेसिकली जियोग्राफी हम जो ये क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे होगा, न कि फैक्ट लर्निंग पे। तो अभी चूँकि क्या है, जियोग्राफी को अगर हर चीज़ों को रीज़न वाइज समझा जाए तो जियोग्राफी बहुत हमारे लिए ईजी होता है। अगर जियोग्राफी को लर्न करने की कोशिश किया जाए, याद करने की कोशिश किया जाए तो बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा जो लेक्चर होगा वो बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे होगा, न कि फैक्ट लर्निंग पे। तो चलिए आज हम पहले लेक्चर में हम पृथ्वी की गतियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली पृथ्वी का जो मोशन है, मोशन ऑफ अर्थ, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी की गतियां हैं वो दो तरह की होती हैं। ठीक है, पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ दो तरह का होता है। पहला मोशन, इसमें जो पहली गति होती है वो घूर्णन गति होता है, या इसको दैनिक गति भी बोलते हैं। दैनिक गति क्यों बोलते हैं सर? दैनिक गति इसलिए बोलते हैं कि ये जो हमारी गति है पूरा एक दिन में पूरा हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? दैनिक गति। इसको परिभ्रमण भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब चूंकि अब ये जो हमारा घूर्णन गति है, आम बोलचाल की भाषा में अगर हम इसे समझना चाहें तो बेसिकली कि ये घूर्णन गति है क्या, तो इसमें घूर्णन गति जो हमारा है वो है, देखिए अगर आप लट्टू अगर बचपन में कभी नचाए होंगे, अगर आप उसको देखेंगे तो घूर्णन गति जो पृथ्वी का है उसको समझने में आसानी होगी। तो जो पृथ्वी है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है। एक्सिस बेसिकली थोड़ा सा टिल्टेड होता है, झुकाव होता है, झुका हुआ होता है पृथ्वी अपने एक्सिस पे। ठीक है, तो अब ये कितना झुका होता है, क्या होता है, अभी ये अगले लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक्सिस है। अब ये पृथ्वी जो है अपने एक्सिस, मान लीजिए अभी जैसे हम ग्लोब ले रहे हैं, ग्लोब, तो जैसे ये पृथ्वी है। ठीक है, ये जो इसका अंदर है, ये जो है इसका पृथ्वी का जो एक्सिस है। ठीक है, अब ये एक्सिस के अराउंड ऐसे ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति। और इसको समझने में हम सबसे इजी सा एग्जांपल लें तो जो है, अब पृथ्वी जो अपने एक्सिस के अराउंड जो है लट्टू की भांति अगर गति करता है तो ये हमारा जो होता है घूर्णन गति। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन के लिए अगर हम डायरेक्शन बात करें कि जो पृथ्वी घूमती है हमारी, जो पृथ्वी हमारा घूमता है वो कैसे घूमता है, तो पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व के डायरेक्शन में घूमती है। ठीक है, ये डायरेक्शन सर बेसिकली इसलिए याद रखना या इसलिए इसको समझना, इस पे इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन पे भी हमारे अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, तो अभी हम इसमें देख क्या रहे हैं, अब चूंकि हम कुछ फैक्ट और देख लें इसमें, तो एक घूर्णन जो हमारा पृथ्वी है उसका अपने एक्सिस के अराउंड एक पूरा चक्कर करने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगता है। ठीक है, अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारा जो होता है वो 1670 किमी प्रति घंटा, या इसी को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो ये हमारा होगा 463 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब सर अभी एक तो घूर्णन गति हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो होता है पृथ्वी का वो परिक्रमण या वार्षिक गति। चूंकि ये जो गति है, ये जो परिभ्रमण है एक साल में पूरा करती है पृथ्वी, इसलिए वार्षिक गति भी इसे जानते हैं, वार्षिक गति के नाम से भी इसे जानते हैं। इसको इंग्लिश में रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब वार्षिक गति या परिभ्रमण को समझने के लिए आप समझ सकते हैं जैसे ऐसे, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, तो जब पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है, सूर्य का दीर्घवृत्ताकार में, तो इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी का परिभ्रमण या जो है वार्षिक गति। ठीक है, इसको रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। बेसिकली हम इसमें जो परिक्रमण है इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं जो पृथ्वी की गतियां हैं, जिसमें पहला है घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, अभी हम ये देखना चाह रहे हैं। बेसिकली जो घूर्णन गति, पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, उसके कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम देखें तो पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे घूमती है
उसके कारण पृथ्वी का जो आकार है सेफ है। आप यहाँ देखिए ग्लोब में देख रहे हैं ना, तो बेसिकली ये पूरी तरह से गोल दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें पृथ्वी हमारी एक्चुअल में अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर हम इसका पोल से पोल का अगर डिस्टेंस देखें, बेसिकली पोलर डायमीटर अगर हम बात करें, ध्रुवीय व्यास की अगर बात करें तो ये है 12,714 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम इसी में इक्विलेटरल डायमीटर या भूमध्य रेखी, इसको इक्वेटर बोलते हैं या हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं, तो अगर भूमध्य रेखीय व्यास की बात करें तो ये 12,756 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे 12,714 है और यहाँ पे 12,756 किलोमीटर है। बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस है बड़ा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस बड़ा हो गया, मतलब ये गोला ना होकर थोड़ा सा इस पे यहाँ पे ऐसे फूला हुआ है ना, तो अब ये जो डिस्टेंस हुआ ये बढ़ा क्यों? ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही बढ़ा है। जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, इसी रोटेशन के कारण जो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है जो ध्रुवीय व्यास से ज्यादा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं सर, ये जो हमारा पृथ्वी का जो आकार है बेसिकली वो भूमध्य रेखीय व्यास बड़ा है, मतलब इसका जो आकार है जियोइड टाइप का है, वो ऐसा एक्चुअल में हुआ क्यों? तो इसके लिए हम बेसिक सी आपको चीज बताएंगे जो दैनिक जीवन में हम चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो सर सबसे पहले आप जो गोल में घूमने वाला झूला होता है या फिर कह ले गोल गोल जो कोई जैसे कुम्हार का चाक हो या झूला हो गोल गोल घूमता हो, तो जो उसमें सबसे यहाँ पे जो सबसे लास्ट में बैठा होता है, मान लीजिए जैसे ये झूला है, ठीक है, जैसे सपोज ये झूला है, ठीक है। तो अगर इसके लास्ट में जो बंदा यहाँ पे बैठा है, तो अगर ये जो तेजी से अगर घूम रहा है ये पृथ्वी या झूला, तो जो ऐसे मान लीजिए जैसे ये है, ठीक है, इसको अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हैं, तो जो यहाँ लास्ट पे अगर हम मान लीजिए कोई पार्टिकल अगर बांध देते हैं, ठीक है, पार्टिकल कोई मान लीजिए छोटा सा जो भी पिंड या कुछ भी छोटा सा पत्थर का ले कुछ भी बांध देते हैं, तो अगर हम ऐसे ऐसे घुमाएं तो ये पत्थर जो है ना अपने इस डोरी से टेंशन होगा और ये डोरी से दूर जाने की कोशिश करेगा पत्थर, मतलब अपने सेंटर से दूर जाने की कोशिश करेगा। बेसिकली ये होता क्यों है? ये जो इस सेंटर और इस पिंड के बीच लगने वाला जो एक बल होता है, इसको बोलते हैं अपकेंद्र बल, ठीक है, अपकेंद्र बल, जिसको इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता क्या है, जो यहाँ पे एकदम ओरे सिरा पे बना पिंड जो है अपने को सेंटर से दूर खींचता है। बेसिकली अब अगर हम थोड़ा भी यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी को अब आप प्लेन में ऑब्जर्व मत करिए, पृथ्वी को जस्ट ऐसे ऑब्जर्व करिए कि ये हमारी पृथ्वी है और इस पे हम लोग रहते हैं। इसका जो सेंटर है वो अंदर है, ठीक है, जो अंदर इसके केंद्र में, मान लीजिए इसको काटेंगे आधा, जो बीच में आएगा वो इसका सेंटर होगा। तो मान लीजिए थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा, मान लीजिए ये इसका सेंटर है, ठीक है, और हम पृथ्वी को कह रहे हैं कि अपने एक्सिस के अराउंड जो घूमती है, घूर्णन गति करती है, वो मतलब ऐसे ही करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है पृथ्वी, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो अब हम कहेंगे क्या, अब मान लीजिए पृथ्वी जो होता है हमारा वो कोर मेंटर क्रस्ट। अब मान लीजिए जो क्रस्ट वाला जो बाहरी सिरा है यहाँ पे ये थोड़ा सा हार्ड टाइप का होता है, हार्ड होता है, और यहाँ पे जो इनका माने भार भी होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है अंदर के अपेक्षा, ठीक है। तो अब हम क्या कहें, जो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक है, अब क्योंकि ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रही है, तो ये वाला जो पार्ट है ऐसे ही घूम रही है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे जो यहाँ पे का पार्टिकल है वो क्या करेगा, जो क्रस्ट वाला ये वाला पार्टिकल है, प्रॉपर्टी वाला भाग है, वो अपने आप को बाहर की तरफ खींचेगा, तो ये वाला ये इसके सेंटर से बाहर की तरफ खींचा, इधर भी सेंटर से बाहर की तरफ खींचा। अब सर आप कहेंगे कि जो इक्वेटर है वहीं पे क्यों ऐसा होता है? तो सर जो हमारी पृथ्वी है वो अपने एक्सिस के अराउंड ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो इक्वेटर जो है वही वाला पार्ट होगा। तो अब ये क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जब इसके जो सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्र बल,
अभी हम जो समझाए हैं अब केंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल, तो इस बल के कारण ये इससे दूर जाने की कोशिश करेगा। जब इधर से भी दूर जाएगा, इधर से भी दूर जाएगा, तो हमारी पृथ्वी क्या होती है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे फूल जाती है, जिसके कारण इसका डायमीटर या इक्वेटोरियल डायमीटर जो है बड़ा हो जाता है पोलर डायमीटर के तुलना में। ठीक है, पहला रीजन आप समझ चुके होंगे हमारे ख्याल से कि पृथ्वी का जो आकार है वो जियोइड टाइप का क्यों होता है। ठीक है, अब सर जब पृथ्वी का आकार जियोइड हो गया, बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर इसके सेंटर में मान लीजिए कोई भी जो सेंटर में, पृथ्वी के सेंटर में जो भारी चीजें हैं जैसे निकिल, कॉपर, ये सब चीजें हैं, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इसको, ये यहाँ पे और यहाँ पे, अब हम क्या देखेंगे, हमारा जो है पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार जियोइड हो गया। ठीक है, जियोइड हो गया। अब हम कहेंगे इस जियोइड होने के कारण, बेसिकली ये डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा इसकी अपेक्षा होने के कारण हम क्या क्या करते हैं, यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा। क्यों कम होगा सर, क्योंकि F बराबर Gm1 m2 बटे r स्क्वायर होता है। ठीक है, r बेसिकली क्या है, एक पिंड से दूसरे पिंड का दूरी है। मान लीजिए इसके केंद्र में जो भारी चीज है उससे उस माने यहाँ का डिस्टेंस। ठीक है, और m1 इसका द्रव्यमान और इसके क्रस्ट पे जो जो है उसका क्रस्ट का द्रव्यमान। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये डिस्टेंस छोटा है, अब छोटा है, मान लीजिए r का मान अगर कम होगा तो वहां पे हमारा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा होगा, और जब r बड़ा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान मतलब कम होगा गुरुत्वाकर्षण बल का मान। तो इससे हमारा हम इसका फायदा ये उठाते हैं, हम ये कहते हैं ना कि यहाँ पे जैसे इक्वेटर पे हम ये अब कह दे, एक फैक्ट हो गया, ये फैक्ट याद कर लीजिए कि इक्वेटर पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है तो हम क्या करते हैं सर, अभी हम चूंकि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है पृथ्वी के अलावा बाकी ग्रहों पे चीजों को जानने का, रिसर्च करने का, तो हम क्या करते हैं, रॉकेट को लॉन्च करते हैं, उस पर उपग्रह बैठाकर उस पर रख कर लॉन्च करते हैं। तो अब हम कहें कि जहां गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा, अगर हमें वहां से कोई चीज पृथ्वी के कक्षा से बाहर फेंकना हो तो हमें कम इफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब हमें मेहनत कम करना पड़ेगा। तो हम इस वजह से क्या करते हैं, इसके इक्वेटर, पृथ्वी के इक्वेटर के पास वाले भूभाग से हम उपग्रह का प्रक्षेपण करते हैं। अब चूंकि पृथ्वी जो है हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, अगर हम चूंकि इधर अगर फेंके उपग्रह को तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो कभी कभी होगा क्या, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, स्पीड कम होगा। अगर हमारे पास बहुत हैवी रॉकेट लॉन्चर, अगर उपग्रह लॉन्चर अगर नहीं है, हमारे पास रॉकेट नहीं है, तो क्या होगा, समुद्र में जाकर गिर जाएगा। तो हम अब दूसरा फैक्ट आपको क्या दे रहे हैं, दूसरा फैक्ट ये दे रहे हैं कि जो पृथ्वी का लॉन्चिंग, मतलब जो पृथ्वी पे लॉन्चिंग स्थान होता है, मतलब उपग्रह का, वो हमारा किसी भी महाद्वीप के पूर्वी छोरे पे होता है, माने, और वो इक्वेटर के पास होता है। ठीक है, इक्वेटर के पास होता है। इसमें जैसे कुछ एग्जांपल अगर हम देख लें तो पहले जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के फ्रेंच गुयाना में जो कोरू से प्रक्षेपण होता था, तो पहले इंडिया भी वहीं से अपना उपग्रह प्रक्षेपित करवाता था। हालांकि अब जो है भारत में श्रीहरिकोटा में सतीश धवन सेंटर है, जो अपना भारत मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है, ये चूंकि इक्वेटर के पास होता है और इक्वेटर के पास है और पूर्व साइड में है, तो पूर्व साइड का बेनिफिट बस यही होता है, चूंकि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है, तो जब हम मान लीजिए ऐसे कोई चीज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, अब इसी के अगर डायरेक्शन में कोई चीज फेंके तो वो जाने में हमें कम मेहनत करना पड़ेगा या हमें कम फ्यूल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक चीज तो क्लियर हो गया, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो पृथ्वी का आकार है जियोइड टाइप का होता है। जियोइड टाइप के होने के कारण पृथ्वी के इक्वेटर पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है
और गुरुत्वाकर्षण बल के मान कम होने के कारण इक्वेटर के समीप ही हमेशा रॉकेट लॉन्चिंग स्थान बनाए जाते हैं। और चूंकि अब पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी का घूर्णन होता है या रोटेशन होता है, इसलिए हम हमेशा किसी भी महाद्वीप या द्वीप के पश्चिम पूर्व साइड में ही रॉकेट लॉन्चिंग स्पेस बनाते हैं, स्थान बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज हम क्या देखें, घूर्णन के कारण सर एक और चीज होता है जो दिन और रात होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी ऐसे घूम रही है, मान लीजिए सन यहाँ पे है, पृथ्वी ऐसे भी सूर्य के राउंड भी घूम रही है, सूर्य के राउंड घूम रही है, वो परिभ्रमण होगा। इससे जो घटनाएं होंगी हम बाद में दूसरे लेक्चर में देखेंगे, अभी हम घूर्णन के कारण देख रहे हैं। मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से अगर सूर्य चमक रहा है, इस पे रोशनी जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिन है, ठीक है। अब ये अगर रोटेट नहीं होता तो हमेशा दिन यहीं पे होता, ठीक है, लेकिन ये रोटेट हो रहा है, इसलिए ये वाला भाग लास्ट में जाके इधर हो जा रहा है, इधर हो जा रहा है। तो वहां पे चूंकि आधा रोटेशन 12 घंटे के राउंड होता है, इसलिए 12 घंटे तक दिन रहता है एक साइड में, फिर दूसरा साइड रोटेट होके इधर आ जाता है, तो इस साइड फिर से दिन हो जाएगा, और जो सूर्य से अपोजिट साइड में होगा, जिसपे सूर्य की रोशनी नहीं जाएगा, वहां पे रात हो जाएगा। अब सर एक तो ये हो गया दिन और रात का जो है हमेशा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, दिन और रात, ठीक है। अब सूर्य का अगर हम कहें, सूर्य का पूर्व से उगना भी हमें किससे पता चलता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो सर इसको समझने के लिए मान लीजिए सूर्य जैसे यहाँ पे है, ठीक है, कोई बंदा मान लीजिए यहाँ पे बैठा हुआ है, चाहे अमेरिका में, चाहे किसी भी कॉन्टिनेंट पे, मान लीजिए यहाँ पे अगर बैठा हुआ है बंदा, अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक है, अब सूर्य हमारा मान लीजिए यहाँ है, सामने यहाँ पे है ऐसे, तो अब क्या हुआ, वो बंदा ऐसे जाएगा, तो सबसे पहले वो पूर्व के डायरेक्शन में पृथ्वी मूव कर रही है, और वो सबसे पहले जाएगा सूर्य से मिलेगा, ठीक है, सूर्य की तरफ उसकी रोशनी आएगी। तो हम क्या कहते हैं, इस हिसाब से हम क्या कहते हैं कि जो हमारे सूर्य का डायरेक्शन है वो अब चूंकि यहाँ पे बैठा है और पूर्व के डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो सबसे पहले यही बंदा ना सूर्य की तरफ देखेगा, तो सूर्य की तरफ देखेगा, फिर उसके बाद ये जब सूर्य से दूर जाता रहेगा, मान लीजिए सपोज यहाँ से बैठा यहाँ आता गया, तो ये फिर पश्चिम के साइड आ जाएगा, जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं होगा। तो फिर हम क्या कहेंगे कि अब सूर्य पश्चिम में अस्त हो रहा है, ठीक है। सूर्य एक जगह, मतलब सूर्य के मतलब ये पृथ्वी के रोटेशन के कारण हो रहा है ऐसा। अब चूंकि अब हम दूसरे लेक्चर में सर देखेंगे क्या, दूसरे लेक्चर में अभी तो हम यही देख रहे हैं ना घूर्णन के कारण, तो इसमें ज्वार भाटा है, ज्वार भाटा भी जो आता है ना वो घूर्णन के कारण ही होता है। अब कोरियोलिस इफेक्ट जो है ये भी घूर्णन के कारण होता है, मतलब पृथ्वी के अपने एक्सिस के राउंड घूमने के कारण ही होता है, ठीक है। अब पृथ्वी कोरियोलिस इफेक्ट में दो चीजें होती हैं, जैसे कोई हवा मान लीजिए ऐसे चल रही है, अब जैसे ये सपोज अभी हम इसमें बताएंगे आपको, ये कौन सा है, ये इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, तो इधर उत्तर है, तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर का मतलब है, इक्वेटर का मतलब पृथ्वी को ऐसी रेखा जो समान भागों में अर्धगोला में विभक्त करे, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। तो अब कोरियोलिस इफेक्ट को हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि लेक्चर बड़ा ना हो ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है अगले लेक्चर में देखेंगे। कोरियोलिस इफेक्ट के कारण बेसिकली क्या होता है, हवा का डायरेक्शन बदल जाता है, हवा ऐसे जा रही है सीधे जाके, तो सीधे ना जाके थोड़ा सा मुड़ जाता है, और फिर इधर भी ऐसे जा रही है सीधे जाके, ऐसे ना जाके सीधे मुड़ जाता है। तो ये क्यों होता है, कोरियोलिस इफेक्ट के कारण होता है। अब हम इसको अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज का हमारे लेक्चर का समरी जो ये है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी का जो आकार है जियोइड टाइप का होता है, मेन यही चीजें हैं। और फिर उसके बाद दिन और रात का होना, फिर उसके बाद सूर्य पूर्व से ही उगता है, इसका भी कारण पृथ्वी के घूर्णन से देखा जा सकता है। ज्वार भाटा क्यों आता है ये भी देखा जा सकता है। कोरियोलिस इफेक्ट के कारण जो हवा का दिशा बदलता है और जलधाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। अगर अच्छा लगता है आपको लेक्चर और लगता है कि हमारा एफर्ट थोड़ा भी उपयोगी है, तो आप दूसरे को भी बताएं इसके बारे में। बाकी ठीक है, धन्यवाद।